मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज अपने बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो संपूर्ण क्रिया है इसको हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के रूप में, और डार्क रिएक्शन के रूप में आगे हमने फिर C3 साइकिल या C4 साइकिल और जो कैंप साइकिल है उसके रूप में कंप्लीट कर लिया था। आज अपने बात करने जा रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो इससे पहले हम जो है वो दो थ्योरी जो है उनको देख लेते हैं। एक तो है सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, यानी कि सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस के बारे में, और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर ब्लैकमैन का जो सीमाकारी सिद्धांत है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस या सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना, जिसको दिया था सेक्स ने 1880 के अंदर, कि जो सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस है, या जिसे हम हिंदी के अंदर सेक्स की प्रधान बिंदु, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं प्रधान बिंदु को, कि सेक्स की प्रधान बिंदु जो सहकल्पना है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेक्स की प्रधान बिंदु सहकल्पना या सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस, तो इसको किसने दिया था? ये दिया था सेक्स नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने कब? 1880 के अंदर। अब अगर हम इस सेक्स की प्रधान बिंदु सहकल्पना या कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे? कि अगर कोई भी मान लो कार्य की क्रिया है या फिजियोलॉजिकल जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है कोई, तो उसके ऊपर अगर किसी कारक का कोई प्रभाव पड़ रहा है तो वहाँ पर हमें तीन अवस्थाएं देखने को मिलेगी। एक तो वो अवस्था होती है जिसके अंदर उस कारक की वो मात्रा जिसके ऊपर वो प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है। दूसरा, किसी कारक की वो मात्रा जिस पर उस जो जैव रासायनिक क्रिया है या फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो अपनी उच्चतम दर के साथ संपन्न होती है। और तीसरा कारक की वो मात्रा होगी जिसके ऊपर जाकर के वो क्रिया जो है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस के संदर्भ के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक तो किसी कारक की वो मात्रा होगी जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस क्या होगा? स्टार्ट होगा। दूसरा, वो मात्रा होगी जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो क्या होगी? अपने उच्चतम स्तर के तक पहुंच जाएगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। और तीसरा पॉइंट वो होगा जहां पर जाकर के फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे कि एक अपने समझने के लिए यहाँ पर इस फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में ले लें टेम्परेचर। तो सपोज करो कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो तापमान है जहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। और मान लेते हैं कि लगभग 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो तापमान है जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। और ये मान लें कि 50 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो तापमान है जहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है। जैसे कि अगर अपने एग्जाम्पल लें समझने के लिए, किसका? फोटोसिंथेसिस का। एग्जाम्पल किसका ले ले? फोटोसिंथेसिस का ले ले। और इसके ऊपर प्रभाव किसका देखें? मान लो टेम्परेचर का। तो आप सपोज करो कि 5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है इसके ऊपर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है। और हम ये मान लें कि 15 से लेकर के जो 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है इसके ऊपर क्या है? मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस जो है इसकी दर जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है या उच्चतम होती है। और ये मान लें कि 50 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है इसके ऊपर आकर के फोटोसिंथेसिस
जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास क्या आ गए, 3 पॉइंट निकल करके आ गए। ये पहला वो पॉइंट है जहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। दूसरा ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हुई, मैक्सिमम हुई। और तीसरा वो पॉइंट है जहाँ पर आकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो क्या हो गई, रुक गई। चलो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम बात करें सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस के बारे में या सेक्स की प्रधान बिंदु सहकल्पना के बारे में, जिसे सेक्स ने 1860 के अंदर बताया था, तो हम देखते हैं कि अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, हम इसको प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको केवल प्रकाश संश्लेषण के ऊपर ही अप्लाई करें, अन्य जो क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि फोटोसिंथेसिस की या फिर हम कहें कि कोई अन्य कार्य की क्रिया जो है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके 3 मान या 3 वैल्यू होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कितनी वैल्यू निकाली है, 3। एक तो वो जहाँ पर कोई क्रिया स्टार्ट हुई, दूसरी वो वैल्यू जहाँ पर उस क्रिया की दर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, और तीसरा वो पॉइंट जहाँ पर आकर के वो क्रिया क्या हो गई, रुक गई। तो यही बताया था सेक्स ने कि फोटोसिंथेसिस और अन्य कार्य की जो क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके कितने मान होते हैं, 3 मान होते हैं। उनकी कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है। और वो 3 वैल्यू कौन कौन सी है वो देखो। इसमें सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो आती है न्यूनतम मान। ठीक है, मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान। न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी होगी, ये वो मान होगा जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये देखो, कारक की वह मात्रा जिस पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट होती है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम मान कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने देखा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या लिया हमने, टेम्परेचर लिया। तो यहां पर जो कार्य की क्रिया है इसके रूप में तो हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लिया, फोटोसिंथेसिस, और जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या ले लिया हमने, टेम्परेचर। तो हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाला जो कारक है इसके 3 वैल्यू होंगी, 3 पॉइंट होंगे। कौन कौन से? पहला है न्यूनतम मान, यानी कि कारक की वो मात्रा जिस पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। और हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा है कि 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मान लिया था कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर के लिए ये 5 डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूनतम मान है। ठीक, दूसरा आता है श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान, यानी कि ऑप्टिमम वैल्यू जो है। तो श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान वो होगा जिसके ऊपर कारक की वो मात्रा जिस पर फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने कारक के रूप में जो टेम्परेचर लिया था उसकी वैल्यू हमने देख ली कि 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर का श्रेष्ठतम या अनुकूलतम जो मान होगा वो क्या होगा, 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। अंत में आता है अधिकतम मान, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो मान जिसके ऊपर आकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या ले लिया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम मान जो है वो कारक की वह मात्रा होगी जिस पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सेक्स की कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस है या सेक्स की प्रधान बिंदु सहकल्पना है उसके अंदर ये बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण हो या कोई अन्य कार्य की क्रिया जो है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है। कि इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या बताया गया कि
कि प्रकाश संश्लेषण हो या फिर कोई अन्य कार्य की क्रिया हो, अगर उसको किसी कारक के द्वारा प्रभावित किया जाता है तो उस कारक की कितनी वैल्यू होगी? 3। कौन कौन सी? एक तो वो जिसके ऊपर वो क्रिया क्या होती है? स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, तो वो कहलाएगा उसका न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होगी? अधिकतम होगी, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए श्रेष्ठतम या अनुकूलतम या ऑप्टिमम वैल्यू कहलाएगी। और तीसरा कौन सा होगा? जिसके ऊपर आकर के प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, तो वो मान कौन सा कहलाएगा? अधिकतम मान कहलाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर का क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए न्यूनतम मान है। और 15 से 30 के ऊपर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस अधिकतम हुआ। इसका मतलब ये 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है, तापमान का जो मान है या वैल्यू है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? अनुकूलतम या श्रेष्ठतम है। और 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो रुक गई। इसका मतलब ये 50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान की जो वैल्यू है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम या मैक्सिमम है। तो यही इन्होंने बताया था क्या? एक तो न्यूनतम मान जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी? प्रारंभ। दूसरा श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो दर है वो क्या होगी? अधिकतम। और तीसरा आएगा अधिकतम मान जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब आपको इन दोनों के अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इस अधिकतम मान के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर का अधिकतम मान क्या है या अधिकतम वैल्यू जो है वो क्या है, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिकतम मान आ रहा है इसका मतलब इसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर का वो मान आपको बताना है जिसके ऊपर आकर के प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या हो चुकी है? रुक गई है। तो इस प्रकार से कितने पॉइंट हो गए? 3। कौन कौन से? एक तो वो पॉइंट जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हुई। दूसरा कौन सा? जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्या रही? अधिकतम। और तीसरा कौन सा? जिसके ऊपर आकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। ठीक है, तो 3 मान है। न्यूनतम मान यानी कि कारक की वह मात्रा जिस पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान यानी कि ऑप्टिमम वैल्यू, तो कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अधिकतम होती है। और तीसरा आता है अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू, तो कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। आगे देखते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं को कौन कौन सी? न्यूनतम मान की अवस्था, श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान, और तीसरा कौन सा है? अधिकतम मान। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं को ही क्या कहा जाता है? प्रधान बिंदु या इन्हें कहते हैं कार्डिनल पॉइंट जो है वो कहा जाता है। तो ये थी सेक्स कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस या सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन का जो सीमाकारी सिद्धांत है इसको दिया था ब्लैकमैन ने 1905 के अंदर। ठीक है, और ये ब्लैकमैन का जो सीमाकारी सिद्धांत है ये क्या है कि ये लिविंग का निम्नतम का एक नियम था जिसे अपने लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। कि पहले एक नियम दिया हुआ था जिसे लिविंग ने दिया था, और वो क्या था? लिविंग का निम्नतम का नियम था या लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम था। इसी का ही रूपांतरण है क्या? ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। तो देखिए ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या है। ब्लैकमैन ने ये कहा कि जब कोई जैव रासायनिक क्रिया एक से अधिक कारकों के ऊपर निर्भर करती है तो उस कंडीशन के अंदर उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर का या उसकी वेग का जो निर्धारण है वो उस कारक के द्वारा किया जाता है जो उस समय क्या हो? सबसे कम मात्रा के अंदर उपस्थित हो। तो इन्होंने क्या बताया था? देखो ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या है कि जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक क्रिया
एक से अधिक यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक कारकों पर निर्भर करती है, तो उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग का निर्धारण उस कारक के द्वारा किया जाता है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित हो। यानी कि ब्लैकमैन ने अपने सीमाकारी सिद्धांत जो है इसके अंदर क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि अगर कोई जैव रासायनिक क्रिया है और उसके ऊपर एक से अधिक कारकों का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस जैव रासायनिक क्रिया की दर या उसके वेग का जो निर्धारण है वो उस कारक के द्वारा किया जाता है जो वहाँ पर क्या हो, सबसे कम मात्रा में उपस्थित हो। और वो कारक वहाँ पर उस समय किस कारक के रूप में कार्य करता है, सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिसके द्वारा उस जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण किया जाता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो मान लो मुख्य रूप से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो है वो प्रकाश और तीसरा मान लो वहाँ पर जल के ऊपर निर्भर कर रही है। तो कितने कारकों पर हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल और तीसरा क्या, प्रकाश। अब आप ये मान लो कि जल और जो प्रकाश है वो तो क्या है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस समय क्या है, सबसे कम मात्रा में है। तो इस कंडीशन के अंदर इस प्रकाश संश्लेषण की जो दर है इसका निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय क्या है, सबसे कम मात्रा के अंदर उपस्थित है। तो यही ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत है जो क्या कहता है कि अगर किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है या श्वसन है या कोई भी जैव रासायनिक क्रिया है, उसके ऊपर अगर एक से अधिक कारकों का प्रभाव पड़ता है तो किसी एक विशेष समय के ऊपर उस जैव रासायनिक क्रिया की दर या उसके वेग का निर्धारण उस कारक के द्वारा किया जाएगा जो उस समय क्या हो, सबसे कम मात्रा में मौजूद हो। इसे ही क्या कहा जाता है, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने अभी देखा एक तो सेक्स की जो कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस है, यानी कि प्रधान बिंदु सहकल्पना है, उसके बारे में, और दूसरा हमने देखा जो ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत है, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें हम दो कैटेगरी के अंदर बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? इनमें से एक तो आ जाएंगे बाह्य कारक या फिर पर्यावरणीय कारक। कौन से होंगे? बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारक। और दूसरे कारक कौन से होंगे? आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हम इन कारकों को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जिनमें से एक आता है बाह्य या पर्यावरणीय कारक और दूसरे आते हैं आंतरिक कारक। अगर हम बात करें बाह्य या पर्यावरणीय कारकों के बारे में तो हम इसके अंदर शामिल करते हैं किसको? एक तो प्रकाश को। किसको? प्रकाश को।
यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट जो है इसको। दूसरा टेम्परेचर यानी कि तापमान को। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि वायुमंडल के अंदर मौजूद जो CO2 है उसको। इसके अलावा जल और साथ में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है इनको। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो हमने देखा कि हम इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक तो बाह्य या पर्यावरणीय कारक, जिसके रूप में हम शामिल करते हैं प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन आदि को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आंतरिक कारकों की, तो आंतरिक कारकों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित की मात्रा। दूसरा संचित भोजन की मात्रा। और फिर अंत के अंदर हम शामिल कर लेते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। लीफ की आंतरिक संरचना। तो इन सब का अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य या पर्यावरणीय कारकों के बारे में। बाह्य या फिर पर्यावरणीय जो कारक हैं इनके बारे में, और जिनमें से सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं प्रकाश को। प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है उसको। अगर हम बात करें प्रकाश की या सनलाइट की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपन्न हो पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश की, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य जो प्रकाश है उसके अंदर होती है। और इसमें यूज किया जाता है मेनली 400 से लेकर के 700 nm तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश है वो, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, PAR कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो कितना होता है, 400 से लेकर के 700 nm तक, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है वो। और इसी के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इससे कम तरंग दैर्ध्य या इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले, जिसके अंतर्गत पराबैंगनी प्रकाश या फिर अवरक्त जो किरणें आती हैं वो आती हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। तो अगर हम बात करें बाह्य या पर्यावरणीय कारकों के बारे में, तो उनमें सबसे पहले आता है प्रकाश यानी कि सनलाइट, जिसके बारे में हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो प्रकाश के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर होती है, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, PAR यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान होता है 400 से लेकर के 700 nm तक। क्लियर? आगे बात करते हैं कि अगर हम दृश्य स्पेक्ट्रम जो है इसकी बात करें, तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि अलग अलग जो वर्णक्रम हैं, यानी कि अलग अलग रंगों का जो प्रकाश है, उसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो अलग अलग होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर के ऊपर प्रकाश के वर्णक्रमों यानी कि उसके अलग अलग रंगों का भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की जो दर है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, हम देखते हैं कि वो लाल और नीले रंग का जो प्रकाश है उसके अंदर क्या होती है, अधिक होती है। किसके अंदर? लाल और नीले रंग के अंदर। कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या है, लाल व नीले
प्रकाश में अधिक होती है। और अगर हम लाल और नीले का भी आपस के अंदर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि लाल रंग जो है इसके अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे अधिक होती है, और नीले के अंदर जो है वो इस लाल से थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या है, लाल और जो नीला प्रकाश है इसके अंदर क्या होती है, अधिकतम। लेकिन अगर हम बात करें हरे प्रकाश की, यानी कि ग्रीन लाइट जो है इसकी, तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो शून्य होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर नहीं होती। तो हमने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो लाल और नीले प्रकाश के अंदर क्या होती है, अधिकतम होती है, और इसमें भी लाल के अंदर ज़्यादा और नीले के अंदर थोड़ी सी कम होती है लाल की तुलना में। और अगर बात की जाए हरे रंग की प्रकाश की, तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या आएगी, शून्य आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का जो ये वर्णक्रम है इनके ऊपर जो है वो निर्भर करती है। कि अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो क्या है, जो लाइट की जो तीव्रता है उसके अंदर और जो प्रकाश का जो प्रकार है उससे प्रभावित होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर कि फोटोसिंथेसिस की दर जो है वो लाल और नीले के अंदर ज़्यादा होगी और हरे के अंदर क्या हो गई, शून्य हो गई। अब अगर बात कर ले हम तीव्रता की जो प्रकाश की तीव्रता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में जैसे जैसे प्रकाश तीव्रता में वृद्धि होगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की जो दर है इसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रकाश की तीव्रता जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो बाद में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो तीव्रता के साथ जो है वो कम होने लगती है। किंतु उच्च प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण जो है इसकी दर में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रकाश की तीव्रता जब प्रारंभ के अंदर बढ़ती है तब तो प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर क्या हुई, बढ़ोतरी। लेकिन जब उच्च प्रकाश तीव्रता आ जाती है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर के अंदर क्या आने लग जाती है, कमी। अब बात करते हैं कि जब प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो दर है इसके अंदर कमी आती क्यों है, इसके पीछे का अगर हम बात करें इसके कारण की कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम देखते हैं कि इसके पीछे जो है वो दो रीज़न हैं। कौन कौन से? पहला रीज़न तो है वो ये है कि जब उच्च प्रकाश तीव्रता हो जाती है तो प्रकाश तो काफ़ी अधिक मात्रा में मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो अन्य कारक हैं वो सीमाकारी हो जाते हैं। तो क्या है, अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं, यानी कि अन्य कारकों की जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या जल है उनकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसके अंदर अब बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें क्या आने लग जाएगी, कमी। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इसके कारण, किसके कारण, प्रकाश की जो तीव्रता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण जो है क्लोरोप्लास्ट और अन्य जो कोशिकीय अवयव हैं
क्लोरोप्लास्ट व अन्य कोशिकीय अवयव जो हैं ये क्या होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। किसके कारण? उच्च प्रकाश तीव्रता के कारण। और उच्च प्रकाश तीव्रता के कारण क्लोरोप्लास्ट या अन्य जो कोशिकांग है उनका नष्ट होना जो है वो सोलेराइजेशन या आत्मन कहलाता है। नष्ट होने लग जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेराइजेशन या फिर आत्मन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हम बात करें बाह्य या पर्यावरणीय कारकों के बारे में तो हम सबसे पहले इसके अंदर लेकर के चलते हैं किसको, सनलाइट या प्रकाश को। प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दो प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे कि एक तो इसके अंदर मुख्य रोल प्ले करती है प्रकाश की तीव्रता और दूसरा है जो है वो प्रकाश का प्रकार। कि अगर हम बात करें प्रकाश की तो हम कहते हैं कि ये दो प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे कि एक तो प्रकाश की तीव्रता और दूसरा प्रकाश का जो प्रकार है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। कैसे कि अगर मैं पहले बात करूं प्रकाश के प्रकार की, ठीक है, तो प्रकार के रूप में आपने देखा कि जो 400 से लेकर के 700 nm तक का जो प्रकाश है वो PAR कहलाता है, अर्थात केवल इसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। यानी कि प्रकार की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि केवल दृश्य जो प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पराबैंगनी और अवरक्त के अंदर नहीं होती। और इसी प्रकार से अगर दृश्य प्रकाश की भी बात की जाए तो उसके अंदर लाल और नीले रंग का जो प्रकाश है उसमें तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी और हरे रंग का जो प्रकाश है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, शून्य। तो इस प्रकार से हमने बात की किसकी, प्रकाश के प्रकार की। अब बात कर लेते हैं प्रकाश की तीव्रता के बारे में। अगर तीव्रता के बारे में बात की जाए तो हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि प्रारंभ के अंदर जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता के अंदर क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की जो दर है इसके अंदर भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी कि प्रारंभ के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन जब प्रकाश अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर अब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। यानी कि अब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम होने लगती है। और इसके पीछे के मैंने आपको दो कारण बताए हैं, जिनमें से एक कारण तो ये है कि इस स्थिति के अंदर अब प्रकाश तो काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है लेकिन अन्य कारक जो है वो सीमाकारी हो जाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो और अधिक नहीं बढ़ पाती है। और दूसरा कारण ये है कि प्रकाश की जो तीव्रता है उसके बहुत ज़्यादा होने के कारण जो क्लोरोप्लास्ट है, ये दिया हुआ हमने कि क्लोरोप्लास्ट है और अन्य जो कोशिकांग है वो क्या होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। और इस घटना को हम सोलेराइजेशन या आत्मन कहते हैं। और जिसके कारण जो है वो क्लोरोप्लास्ट और अन्य कोशिकीय अवयव जब नष्ट हो जाएंगे तो इसके कारण अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य या पर्यावरणीय कारकों के अंदर सबसे पहला कारक जो कौन सा है, प्रकाश यानी कि सनलाइट, जिसके अंदर प्रकाश की जो तीव्रता और प्रकाश का जो प्रकार है वो दोनों ही घटक मिल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।